नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 राज्यों के चुनाव नतीजे जो आए हैं उनका भाष्य करने के लिए अभी कई दिन लगेंगे। एक वीडियो मैंने कल बनाया था, आज इसी पर बना रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र केवल इन 3 राज्यों को जीतने की नहीं थी। उनकी नज़र जैसे अर्जुन की नज़र चिड़िया की आंख पर थी, वैसे उनकी नज़र 2024 लोकसभा चुनाव पर है। तो विधानसभा चुनाव के जरिए वो लोकसभा चुनाव का लक्ष्य कैसे साध रहे थे, इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम था कि इन 3 राज्यों में अगर विपक्ष की जीत हो गई, यानी कांग्रेस की जीत हो गई, तो उससे देश में एक नया नैरेटिव बनेगा। अब देखिए, बात इतनी नहीं है कि एक नया नैरेटिव बनेगा, विपक्ष जीतेगा तो उत्साहित होगा, उसमें एकता की बात होगी, कांग्रेस उत्साहित होगी, ज़्यादा हमलावर होगी। ये सब सामान्य बातें हैं। हम सामान्य दिनों में नहीं रह रहे हैं, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए देश के अंदर की ही नहीं, जो राजनीतिक उनके विरोधी हैं वही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बहुत बड़ी शक्ति मिलती अगर इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाती और कांग्रेस जीत जाती। तो उनको लगता कि भारत में तख्ता पलट किया जा सकता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक हिस्सा है, जो किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में भारत में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है, उसके लिए रास्ता खुल जाता। और उसके लिए नैरेटिव बनाने का अरबों रुपए खर्च करने को तैयार है, नैरेटिव बनाने के लिए। और यहाँ पर देश में ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की, ऐसे पत्रकारों की कोई कमी नहीं है जो उनका साथ देने के लिए तैयार है। अलग अलग कारण हैं। कुछ लोग नरेंद्र मोदी के क्रिटिक हैं, आलोचक हैं, उनकी बात समझ में आती है। कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। कुछ लोग हैं जो आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी तीनों से नफरत करते हैं और इन तीनों को किसी भी हालत में पराजित होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो है, इन जो बाहरी शक्तियां हैं उनका साथ मिलता है और ये दोनों मिलकर भारत में एक नैरेटिव बनाती हैं। और ये शुरुआत आज से नहीं हुई है, पहले से होती रही। लेकिन अगर रिसेंट बात करें तो किसान आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन, ये उसी नैरेटिव का हिस्सा था कि कैसे इस सरकार को अस्थिर किया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता को पर चोट पहुंचाई जाए। और वो कोशिश तब से अब तक जारी है। अलग अलग टूल किट्स बनती रही हैं, बनती रहेंगी। जॉर्ज सोरोस के बारे में आपने सुना है, आप जानते ही हैं। जॉर्ज सोरोस के मुताबिक वो $1 बिलियन खर्च करने को तैयार हैं नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ने के लिए। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर पैसा लेकर लोग तैयार हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र को, उस कॉन्स्पिरेसी को बहुत बड़ी ताकत मिलती इन 3 राज्यों के चुनाव से। तो ये 3 राज्यों के चुनाव जो हैं, मैं तेलंगाना की बात और मिज़ोरम की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, क्योंकि यहाँ लड़ाई सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच थी। तो उनको आगे बढ़ाना है कांग्रेस पार्टी को, उनको आगे बढ़ाना है मोदी को, जो चुनौती दे सकता है, यानी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी देश में कांग्रेस पार्टी है, उसको ताकतवर बनाना है। ये खेल इन शक्तियों का बहुत पुराना है। वो 2-3 तरह से जो है सत्ता परिवर्तन या कहें तख्ता पलट कराती हैं। एक, जो विपक्षी दल है उस देश का, उसको मदद पहुंचाकर, उस देश में नया नैरेटिव खड़ा करके, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को, पत्रकारों को फंडिंग करके और दूसरी तरह से उनको मदद करके या उनकी सर्विसेज खरीद कर, इस तरह से करते हैं। या फिर जो है वो ताकत के जरिए करते हैं। तो यहाँ उनको मालूम है ताकत के जरिए करना संभव नहीं है। इस देश की सेना जो है वो इस मामले में कभी पॉलिटिकल नहीं रही है और पॉलिटिकल लोगों का या पॉलिटिकल इस तरह से सोचने वालों का कभी साथ नहीं दिया है। पाकिस्तान और भारत में एक बड़ा फ़र्क ही रहा है। तो भारत में सेना का इस्तेमाल तख्ता पलट के लिए नहीं किया जा सकता है। ये देश के अंदर की ताकतों को भी पता है, देश की
बाहर की ताकतों को भी पता है। और नरेंद्र मोदी जितने मजबूत होते जा रहे हैं उनके लिए खतरा उतना बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसको लग रहा है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो मोदी के लिए इन 3 राज्यों में जीतना इसलिए नहीं ज़रूरी था कि 3 सरकारें बनेंगी, इसलिए ज़रूरी नहीं था कि 3 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, 3 राज्यों में भाजपा की सरकार होगी और भाजपा की सरकारों की संख्या राज्यों में बढ़ जाएगी। ये सब गौड़ मुद्दे हैं। मोदी का जो लक्ष्य है उसके सामने ये छोटी बातें हैं। बड़ी बात थी नैरेटिव की बनाने की। तो मोदी का नैरेटिव क्या कि 2024 तक इंतज़ार ही मत करो, 2024 की लड़ाई को पहले ही सेटल कर लो। अब आप इस बात को समझिए, मोदी की रणनीति को समझिए कि 2024 की लड़ाई के लिए वो 2024 तक इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। तो 2024 की लड़ाई को 2024 से पहले ही अगर सेटल किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए। और ये इन 3 राज्यों के चुनाव का इंतज़ार न केवल भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, बल्कि जितने भाजपा विरोधी दल हैं और ताकतें हैं उन सबको था। अब बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, असम की पार्टी है, उनके बयान से आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। उन्होंने कहा कि हमको ये उम्मीद नहीं थी कि इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मोदी की जीत होगी। देखिए, ये भाजपा की जीत नहीं, ये मोदी की जीत मानते हैं ये लोग, क्योंकि उनको मोदी को रोकना है, उनको भाजपा से कोई समस्या नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं मोदी विरोधी जिनको भाजपा से समस्या नहीं है, उनको मोदी माइनस भाजपा से कोई समस्या नहीं है, उनको समस्या मोदी से है। मोदी ताकतवर है, मोदी डिसाइसिव है, कड़े से कड़ा फैसला लेने का साहस रखते हैं, पॉलिटिकल विल पावर है, तो इसलिए जोखिम लेने की ताकत है। तो ये मोदी ही कर सकते हैं, चाहे वो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, चाहे डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे GST का हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से भारत की उन्होंने ताकत, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ाया है वो हो, उस सब से इनको डर लगता है। इसलिए मोदी का विरोध करना ज़रूरी लगता है, मोदी को रोकना ज़रूरी लगता है। और मोदी को मालूम था कि अगर ये 3 राज्यों में, चूँकि ये लोकसभा चुनाव से, इन 3 राज्यों के रिजल्ट का लोकसभा चुनाव पर सीधे कोई असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव अलग है। लोकसभा चुनाव में मोदी अपने लिए वोट मांगने जाएंगे, और मोदी जब अपने लिए वोट मांगने जाते हैं तो इस देश का मतदाता अलग तरह से सोचता है। वो मोदी के अलावा फिर कहीं और दाएं बाएं देखता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को देखता है और मोदी के कहे पर वोट डालता है। तो जब मोदी अपने लिए वोट मांगने जाएंगे, इन लोगों को पता था, तब हमारे लिए लड़ाई और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मोदी को पहले कमज़ोर कर दो। और मोदी को ये था कि ये लड़ाई शुरू हो 24 की, उससे पहले हमारे जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, उनको हतोत्साहित कर दो, उनका तंबू उखाड़ दो। तो मोदी ने एक तरह से इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजे के जरिए विपक्ष का तंबू उखाड़ दिया है। अब आप ये मान कर चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था, अशोक गहलोत किसी भी हालत में जीतने वाले नहीं हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उसी तरह से कह रहा हूँ कि ये जो इंडी अलायंस है ये सिरे चढ़ने वाला नहीं है, उसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन समझता है कि इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद जो हताशा और निराशा विपक्षी खेमे में होगी, उसका सबसे ज़्यादा असर विपक्षी एकता पर पड़ेगा। और उसकी पहली कैजुअलिटी इंडी अलायंस होगा। इंडी अलायंस में जो दल शामिल हैं, गठबंधन में जो दल शामिल हैं, उनके अंदर अब नए सिरे से विचार शुरू होगा, एक पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू होगी कि इस अलायंस में होने का कोई फ़ायदा है या इस अलायंस के साथ चलने का कोई फ़ायदा है। उसकी वजह है उनको ये बात समझ में आ रही है कि जैसे ही मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का होता है, बीजेपी और ताकतवर हो जाती है। लोग कांग्रेस को देखना नहीं चाहते हैं,
ये बात आप बार बार समझिए। आप तेलंगाना के अपवाद पर ध्यान मत दीजिए। इस देश का मतदाता, खास तौर से जब राष्ट्रीय चुनाव की बात आती है, लोकसभा चुनाव की बात आती है, तो वो कांग्रेस को फूटी आंख नहीं देखना चाहता। वो किसी भी हालत में कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज यानी 5 दिसंबर 2023 को आपको कह रहा हूं कि मई 2024 में जब लोकसभा चुनाव का नतीजा निकलेगा तो कांग्रेस पार्टी की आज लोकसभा में जो सीटें हैं 53 उससे कम होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। कांग्रेस की सीटें घटने वाली हैं। ये इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने तय कर लिया। अब आप कहेंगे कि अभी कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव के नतीजे का लोकसभा पर असर नहीं पड़ता, और उसी कार्यक्रम में कह रहे हैं कि इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस की लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। देखिए, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है किसी भी घटना का, और मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है वो कई दिशाओं में होता है, मल्टी डायमेंशनल भी होता है राजनीति में। तो इन 3 राज्यों के नतीजों का असर इन 3 राज्यों पर तो है ही। इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे का असर सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए कि मान लीजिए इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई होती है, तब आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल की कल्पना कीजिए और आज कीजिए। मोदी ने एक बात इस्टेब्लिश कर दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, कि जब भी मुकाबला मोदी और कांग्रेस के बीच में होगा, कांग्रेस कभी नहीं जीतेगी, किसी भी हालत में नहीं जीतेगी। ये जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई थी, अगर ये 3 राज्यों के चुनाव कांग्रेस जीतती तो उस नैरेटिव को और आगे तेजी से बढ़ाया जाता। मध्य प्रदेश से जहाँ से गुजरी ये भारत जोड़ो यात्रा 21 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी, उनमें से 17 में कांग्रेस पार्टी हार गई। इससे आप समझ लीजिए भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या हुआ। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में भारत जोड़ो यात्रा 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा समय रही, एक मध्य प्रदेश और दूसरा राजस्थान, और वहाँ के चुनाव नतीजे आपके सामने हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हारी है इन दोनों राज्यों में। दक्षिण में वो सबसे ज़्यादा 2 राज्यों में रही, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है कांग्रेस पार्टी, वो डीएमके की पिछलग्गू है और वो डीएमके की कृपा पर निर्भर है। केरल में उसकी परीक्षा होनी बाकी है, और केरल में भी आज ही कह रहा हूँ, केरल में भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो थी उससे खराब होने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा कामयाबी मिली थी जिन राज्यों में, वो दक्षिण के 2 राज्य थे, तमिलनाडु और केरल, जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी। लगभग आधी सीटें, जो कुल सीटें आई हैं उनका लगभग आधा, वहाँ से सीटें कांग्रेस की कम से कम केरल में तो कम होने वाली हैं। तमिलनाडु में इस बात पर निर्भर करेगा कि डीएमके उनको कितनी सीटें देती है। अब ये आगे का मामला है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस की सीटें, अब आप देखिए 3 राज्य जीतकर मोदी ने कांग्रेस की लोकसभा की परफॉर्मेंस अभी से तय कर दी। ये है मोदी की राजनीति, ये है नए भारत की राजनीति, ये है नए भारत का संदेश। इन 3 राज्यों के लोगों ने इस बात को समझ लिया था। देखिए, मतदाता हमसे आपसे ज़्यादा समझदार होता है, ये मैं मानता हूँ। ये समझ लिया था कि इन 3 राज्यों के चुनाव का से भले ही लोकसभा के चुनाव पर असर न पड़े, लेकिन माहौल बनाने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए इनका असर पड़ेगा। तो उस नैरेटिव को ही ख़त्म कर दिया। एक दूसरा नैरेटिव जो चल रहा था कि ये जो उत्तर भारत के राज्य हैं, खासतौर से आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात करें, इनमें 65 सीटें हैं, 65 में 62, मतलब 65 में 62 सीट्स जो हैं वो बीजेपी जीत चुकी है। तो इस बार तो कम होना ही है। एक ये रटा रटाया वो नैरेटिव चलता था कि इस बार तो कम होना ही है। ऐसा बोलने वालों के मुंह बंद हो गए हैं।
अब उनको लग रहा है कि भाई कम तो नहीं होने वाली है, बढ़े ना तो यही बहुत बड़ी बात है। तो विपक्षी खेमे में भगदड़ है, विपक्षी खेमे के तंबू कनात उखड़ चुके हैं। केवल 3 राज्यों के चुनाव ने ये तय कर दिया है। ये है नरेंद्र मोदी की राजनीति, ये है उनकी रणनीति कि विपक्ष को मैदान में, लड़ाई के मैदान में आने से पहले ही ध्वस्त कर दो, और वो उन्होंने कर दिया है। आने वाले दिनों में इंतज़ार कीजिए किस तरह से विपक्षी गठबंधन के अंदर लड़ाई होती है, किस तरह से गठबंधन के अंदर विरोध के स्वर सुनाई देते हैं, किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ उसी गठबंधन के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू होती हैं। ये है मोदी की रणनीति कि केवल जीतो नहीं, अपने विपक्षी को सिर्फ हराओ नहीं, उसके खेमे में भगदड़ मचा दो, उसके खेमे में हताशा और निराशा पसर जाए ऐसा माहौल बना दो। और वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।